हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं वो हमारे समाज से बहुत ज़्यादा करीब है। बहुत ज़्यादा उसका कनेक्शन हमारे समाज से और हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। दैट इज़ द मैरिज। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स रहते हैं और हर रिलीजन में शादी की एक बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसका जो महत्व है, जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस शादी के साथ साथ बहुत सारे बंधन्स ऐसे हैं, बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जहाँ पर प्रोहिबिशन लगाया गया है, जहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं कि इन रिश्तों में, इन रिलेशनशिप में आप शादियाँ नहीं कर सकते। अगर आप उन प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड जो रिश्ते हैं, अगर उनमें आप शादियाँ करते हैं तो आपकी शादी को वैलिड शादी नहीं माना जाता। और ये हर रिलीजन की तरफ से पाबंदियाँ होती हैं, चाहे हिंदू रिलीजन हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम लॉ हो, और भी अदर रिलीजन जो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, उस सारे रिलीजन की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिनको हम प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहते हैं, जिनमें आप शादियाँ नहीं कर सकते। अगर आपने वहाँ पर शादी की तो वो वाइड मैरिज हो जाएगी, आपकी शुरू से ही वो शादी ज़ीरो मानी जाएगी। हाय, दिस इज़ जाहिद अख्तर फ्रॉम ड्रीम लॉ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट में वाइड मैरिज का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर रिलीजन में कुछ शादियां ऐसी होती हैं जो कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती हैं, उनमें आप शादियां नहीं कर सकते। आइए हम लोग जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर हम किसी शादी को वाइड कह सकते हैं, शून्य कह सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वाइड मैरिज का मतलब क्या होता है। आप जब इंग्लिश शब्द पढ़ते हैं नल, जिसका मतलब होता है कि जो चीज़ मौजूद ही नहीं है, जिसका वजूद ही नहीं हो सकता, चाहे आप सोचो या ना सोचो, वो पहले से ही ज़ीरो है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, ना ही उसकी कोई वैल्यू है, ना ही उसको कोई आप अहमियत दे सकते हैं। दैट इज़ द शून्य। शून्य है वो, उसकी अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो ना तो मॉरलिटी के ग्राउंड पर, ना रिलीजियस के ग्राउंड्स पर, ना किसी और ग्राउंड पर एक्सेप्टेबल है। इसी वजह से उस चीज़ को हम लोग बिल्कुल नकार देते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। दैट इज़ द नल एंड। वाइड मैरिज जो होगी वो बिल्कुल शुरू से ही वाइड यानी शून्य मानी जाती है। उसकी कोई अहमियत ही नहीं होती है उस रिलीजन की नज़र में, उस सोसाइटी की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। जब वाइड मैरिज के कॉन्सेप्ट को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि सेक्शन 11 के अंदर हमने वाइड मैरिज का कॉन्सेप्ट दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। लेकिन अगर सेक्शन 11 को या वाइड मैरिज को आपको समझना है तो सेक्शन 5 को आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जो सेक्शन 5 का जो दारोमदार है, सेक्शन 11 का जो दारोमदार है वो सेक्शन 5 पर है। सेक्शन 5 में जो ग्राउंड्स हैं उन्हीं की बुनियाद पर हम किसी मैरिज को वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 में 5 ग्राउंड्स बताए जिनकी बुनियाद पर हम किसी शादी के बारे में कोई फैसला कर सकते हैं। फर्स्ट, जो कंडीशन है, जो रिक्विजिट हैं किसी हिंदू मैरिज के लिए, वो कंडीशंस, वो रिक्विजिट्स ज़रूरी हैं किसी भी शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में। सबसे पहले क्या है? मोनोगेमी। मोनोगेमी को हमने अलग से जो रिक्विजिट्स ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट की वीडियो में, हम एक दूसरे वीडियो में हम उसको जिक्र कर चुके हैं। उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ यहाँ पर इतना समझिए कि एक वक्त में सिर्फ आप एक बीवी रख सकते हो। अगर आपने दूसरी शादी कर ली यानी पहली बीवी जिंदा है तो आप बाइगमी के ज़िम्मेदार हो जाओगे। ठीक। दूसरी आती है मेंटल डिसऑर्डर। फिज़िकली एंड मेंटली आदमी जो शादी करने जा रहा है वो पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, पूरी तरह से शादी के लायक, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक पर्सन है, एक साउंड पर्सन है, एक मेजर पर्सन है, वो होना चाहिए। वो अगर उसके अंदर किसी तरह से फिज़िकली या मेंटली कोई भी कमी होगी तो वो एक वैलिड मैरिज जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को फुलफ़िल नहीं करेगा। ठीक। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है एज का, एंड चौथा आता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का, एंड पांचवा आता है सपिंडा रिलेशनशिप का। ये 5 कॉन्सेप्ट हैं,
या 5 कंडीशंस हैं जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि एक शादी वैलिड मैरिज होगी। सबसे पहले क्या चीज़ है कि मोनोगमी होनी चाहिए, यानी एक वक्त में एक ही बीवी होगी। दूसरा है कि मेंटल डिसऑर्डर यानी फिजिकली एंड मेंटली आदमी पूरी तरह से तंदुरुस्त हो। तीसरा जो एज का जो क्राइटेरिया बनाया गया वो एज का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। और चौथा क्या है, प्रोहिबिटेड जो रिलेशनशिप है उसके अंदर उस दायरे में नहीं आने चाहिए आप। इसी तरह से जो सपिंडा रिलेशनशिप का जो दायरा बनाया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, इसको डिफ़ाइन किया गया है 3F में, इसको 3G में जो डिफ़ाइन किया गया है उसके हिसाब से जो क्राइटेरिया इन्होंने बनाया उस क्राइटेरिया के अंदर आप नहीं आने चाहिए। अगर आप आते हो इन कंडीशन में से अगर कोई भी चीज़ अगर एक भी टकराई तो शादी में 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो चीज़ें वाइड हो जाएगी या वो वाइडेबल हो जाएगी। 2 चीज़ हो जाएगी। लेकिन वाइडेबल का जो कॉन्सेप्ट है अभी हम लोग उसको छेड़ने वाले नहीं हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ वाइड मैरिज की बात करने वाले हैं। तो इनमें से कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जो सेक्शन 11 के अंदर पाए जाते हैं जिनकी बुनियाद पर हम शादी को कह सकते हैं कि ये शादी वैलिड मैरिज नहीं है बल्कि वाइड मैरिज है। सबसे पहले कंडीशन ये आती है मोनोगमी। मोनोगमी का मतलब एक वक्त में एक ही शादी अगर आपने की तो मतलब बाइगमी हो गई। बाइगमी अगर होती है शादी तो वो शादी जो आप दूसरी शादी कर रहे हो, सब्सिक्वेंटली जो मैरिज आप कर रहे हो, यू आर गेटिंग सब्सिक्वेंटली जो मैरिज आप कर रहे हो, दैट मैरिज विल बी वाइड। वो शादी का वजूद एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा लॉ की नज़र में, वो ज़ीरो है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर आपने वो शादी की तो वो शादी ज़ीरो हो जाएगी। इट इज़ डिस्कस्ड बाय द एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट श्रीमती यमुना बाई वर्सेस अरमंच राव के केस में, जिसमें कहा गया कि ए पर्सन हु इज़ गेटिंग सेकेंड मैरिज नॉट विद स्टैंडिंग कि उसकी जो पहली वाइफ है वो ज़िंदा है, तो उसकी जो दूसरी मैरिज हो रही है वो मैरिज क्या होगी, वाइड हो जाएगी, उसकी कोई अहमियत ही नहीं होगी। अब इसमें क्वेश्चन ये भी उठ जाता है कि भाई जो सेकंड मैरिज जो औरत कर रही है तो इसने क्या किया है, उसको छुपा के किया है, उस औरत की क्या गलती है, उस वुमन की क्या कसूर है, क्या गलती है। उसने शादी कर ली दूसरी, और उसके बीच में शादी किस पर्पज़ से की जाती है, एक जो मैरिटल रिलेशनशिप होता है, कोहैबिटेशन होता है, उसकी वजह से उसने तो सारी चीज़ें कर ली। तो क्या ये वुमन उससे मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है? मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट जब भी आता है तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि मेंटेनेंस की डिमांड सिर्फ और सिर्फ आप वैलिड मैरिज में कर सकते हैं, वाइड में मैरिज में नहीं कर सकते आप। मेंटेनेंस कैन बी डिमांडेड ओनली इन वैलिड मैरिज नॉट वाइड मैरिज। जहाँ पर शादी है ही नहीं वहाँ पर आप मेंटेनेंस नहीं मांग सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों चीज़ें इसमें डिसाइड करी, एक तो सेकंड मैरिज आपकी वैलिड मैरिज नहीं होगी, दूसरे क्या है कि मेंटेनेंस आप डिमांड नहीं कर सकते। इसकी पनिशमेंट क्या है, जब आप हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो सेक्शन 17 में इसकी पनिशमेंट दी गई है बाइगमी की। सेक्शन 17 में कहा गया है कि आईपीसी के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट इसको वहाँ पर दी गई है वही पनिशमेंट यहाँ पर भी दी जाएगी, और वो है 494, ठीक, एंड 495 दोनों में इसकी पनिशमेंट हो सकती है। कैसे हो सकती है दोनों में, यहाँ पर आपने दूसरी शादी कर ली पहले के होते हुए, और यहाँ पर आपने क्या किया है कि जो फॉर्मर मैरिज थी इस पर्सन के ज़रिए से, यानी जो दूसरी शादी आप कर रहे हो उस पर्सन से आपने छुपाया पहली मैरिज को, तो दोनों में आप गिल्टी हो जाओगे। इसकी पनिशमेंट यहाँ पर दी गई है। चलिए अब दूसरी कंडीशन पर हम आते हैं। दूसरी कंडीशन है इसकी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर आपके आ जाती है। मैंने बताया आपको शुरुआत में ही कि कुछ रिलेशनशिप हर रिलीजन में ऐसे होते हैं जहाँ पर आप शादियाँ नहीं कर सकते, कोई संबंध नहीं बना सकते आप। जैसे हम लोग जैसे अपने जो खूनी बहन जिनको ब्लड ग्रुप जिनका सेम होता है, सगी बहन है जिनको हम कह सकते हैं, उनका आप शादियाँ नहीं कर सकते, ठीक। इसी तरह से जो हमारे माएँ दादियाँ या जो नानियाँ होती हैं उनके साथ शादियाँ नहीं कर सकते, फूफियों के साथ शादियाँ नहीं कर सकते आप, खालाओं के साथ शादियाँ नहीं कर सकते। ये सब क्या है, एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, एक सर्कल है जिसके अंदर आपको मना किया गया है कि आप इन लोगों से शादियां नहीं कर सकते।
इसी तरह से हिंदू रिलीजन के अंदर भी है। हिंदू रिलीजन में स्पेसिफाई किया गया है कि इन रिलेशन में आप शादियाँ नहीं कर सकते। अगर उनमें आपने शादी की तो आपकी शादी वाइड मानी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन यहाँ पर जोड़ दी गई है कि अगर आप जिस समाज में रह रहे हो वहाँ का कस्टम, वहाँ का जो रीति रिवाज है वो आपको इजाज़त देता है कि आप शादी कर सकते हैं, तो आपकी शादी वैलिड हो जाएगी। आज भी पंजाब के अंदर जब हम पंजाब कस्टमरी लॉ पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनमें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ है, क्योंकि सिख भी गवर्न किए जाते हैं हिंदू एक्ट के हिसाब से, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। तो वो लोग भी बहुत सारे उनके यहाँ पर रिलेशनशिप ऐसे हैं जो हिंदू एक्ट के हिसाब से प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हैं, लेकिन क्योंकि उनका कस्टम उनको इजाज़त देता है, तो जब पंजाब का कस्टमरी लॉ आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी, वहाँ के कस्टम के हिसाब से वो वैलिड हैं। तो इस वजह से वहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट का ये रूल लागू नहीं होता है, या हिंदू मैरिज एक्ट वहाँ पर लागू नहीं होता, बल्कि उनका जो कस्टम है वो उनको इजाज़त देता है। इस सिलसिले में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है शकुंतला देवी वर्सेस अमरनाथ का। इस सिलसिले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि अगर आपने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी करी वाइड हो जाएगी, लेकिन अगर आपका कस्टम इजाज़त देता है तो उस कस्टम एंड यूसेज की बुनियाद पर, उस रीति रिवाज की बुनियाद पर आप शादी कर सकते हो और वो शादी आपकी वैलिड शादी होगी। उसको कोई इनवैलिड शादी नहीं कह सकता, उसको कोई शून्य करार नहीं कह सकता। अब जब वैलिड शादी मानी जाएगी तो फिर उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि वो मेंटेनेंस के लिए भी होगा और दूसरी जिम्मेदारियां जो हस्बैंड की होती हैं वो सारी जिम्मेदारियां वो निभाएगा। उसको किसी दूसरे ग्राउंड्स पर या किसी दूसरे लम्हे में हम इस चीज़ पे चैलेंज नहीं कर सकते कि ये एक वाइड मैरिज है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ में ये प्रिविलेजेस आपको दिए गए हैं कि अगर आपका कस्टम आपको इजाज़त दे रहा है तो आप कर सकते हो। वहाँ पर हिंदू लॉ अपने आप को सेपरेट कर लेता है और आपके कस्टम को आगे कर देता है, और इसी बुनियाद पर आप पंजाब और हरियाणा के जो बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पर इस प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आप आते हैं। सेम थिंग मिलती है जो सपिंडा रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो सपिंडा रिलेशनशिप थर्ड कॉन्सेप्ट है जिसकी बुनियाद पर हम किसी शादी को वाइड मैरिज कहते हैं, किसी शादी को हम शून्य करार दे देते हैं। सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको आप देखिए, यहाँ पर जाइए यूट्यूब पे और जाके देखिए आप उसको कि सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में क्या है। आप समझ लिए कि 3 जनरेशन आप जब आप माँ की तरफ से जाएंगे तो 3 जनरेशन जाएंगे, आप जब फादर की तरफ से आप जाएंगे तो 5 जनरेशन तक जाएंगे। इस बीच में जितने भी लोग आते हैं वो सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन इसमें ये भी ये चीज़ कही गई है कि अगर आपका कस्टम एंड यूसेस आपको इजाज़त देता है, आपके रीति रिवाज आपको इजाज़त देते हैं, तो आप शादियाँ कर सकते हैं। उस प्रोहिबिटेड डिग्री के होने के बावजूद आपकी शादी वैलिड शादी मानी जाएगी। तो ये 3 कंडीशन है जिनकी बुनियाद पर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में हम कहते हैं कि शादी इन ग्राउंड्स पर क्या होगी, वो एक वाइड मैरिज हो जाएगी। अगर आपने शादी कर भी ली किसी से तो वो शुरू से ही शून्य मानी जाती है। अगर आप कुछ वक्त उसके साथ बिता भी लिए तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक वैलिड शादी की होती हैं वहाँ पर वो लागू नहीं होंगी। ये चीज़ें, ये 3 कंडीशंस हैं। आई होप कि आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि हम इस तरह का लेसन को और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, हम सब के लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू वेरी मच।